welcome you all to my YouTube channel. I am Riddhi Maurya, student of Humanities in class 12th. और मैं ऐसा कहूँ कि now I am not a class 12 student anymore because in February 2025 I given my board exams from 4 to 8 Feb. Back to back मेरे सारे exams हुए without any gap. Like I have 5 subjects in my class 12th. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। और मैं मतलब एग्ज़ाम के फर्स्ट वाले दिन का मैंने ब्लॉग तो ऑलरेडी डाल ही रखा है अपने चैनल पे 1 डे बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम करके, तो आप लोग मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड मतलब मैंने सेम वैसा ही पढ़ाई किया था अपना हर दिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के एक दिन पहले मतलब मैंने जो ब्लॉग डाला ऐसे ही मैंने पढ़ाई किया था। और उसके बाद से मतलब पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने के बाद मतलब 4 को मेरा पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था और पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने के बाद 5 को मेरा था ज्योग्राफी का एग्ज़ाम। तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद आके मैं थोड़ा सा खाना वाना खा के रेस्ट करने के लिए सो गई थी। मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था तो मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाता था, जो कि काफ़ी एक अच्छा ही था। मतलब टेंशन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता था कि मतलब क्या और ये सभी सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट यार लाइक मतलब उस टाइम एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिल ही गया था। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे के आने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं सो गई। उसके बाद मैं जब उठी तो मैंने सोचा कि थोड़ा ज्योग्राफी करे, सोचा क्या ऑब्वियसली मुझे करना ही था क्योंकि मेरा कल ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था, I mean 5 को। तो मैं बैठ गई पढ़ने और पढ़ाई करते करते मैंने सारा अपना मतलब रात में ही मतलब कुछ मैंने लाइव लेक्चर्स देखे थे जिसमें वो लोग इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करा रहे थे, जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आया था। और मतलब मैं मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं पढ़ के गई थी इसलिए उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए थे और मतलब क्या वो मुझे समझ में नहीं आया था। और दूसरों को मैंने कहते हुए ये भी सुना है कि वो लोग लाइव लेक्चर अटेंड करके जाते हैं और उनके तो क्वेश्चंस बहुत सारे मैच हो जाते हैं एग्जाम में, बट मेरे साथ तो जस्ट अपोजिट हुआ। उसके जस्ट अपोजिट मतलब कि एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था जो मैंने लाइव लेक्चर अटेंड किया था रात में। उसके बाद से मतलब अराउंड 1 और 2 o'clock में सोती थी क्योंकि मुझे मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है अगर मैं ना सोऊँ तो मुझे सोना भी बहुत मतलब ज़रूरी था। तो मैं 1 और 2 के अराउंड सो जाती थी पढ़ के। और उसके बाद से फिर सुबह में उठ के मॉर्निंग वॉक वगैरह करके अपना मैं रिवीजन करने के लिए बैठ जाती थी। जो मैंने रात में पढ़ के रखा था, जो सब कुछ मैंने रात में पढ़ा था, उन सब का मैं रिवीजन करती थी। एक बार 1.5 आवर पहले मैं क्या करती थी कि सारा कुछ जो भी पढ़ा हुआ होता था मेरे बेड पे, जो भी कॉपी किताब वगैरह होता था, उसको सारा पैक वगैरह करके मैं साइड में कर देती थी और फिर चली जाती थी ब्रश करने, नहाने। और नहा के आने के बाद मैं पूजा करके थोड़ा सा कुछ खा लेती थी। मम्मी बोलती थी रोटी खा लो तो मैं रोटी वगैरह कुछ ऐसे ही खा लेती थी। और उसके बाद से रेडी होके पोनी वगैरह बना के ऐसे प्रॉपर मैं चली जाती थी अपने पापा के साथ एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरे पापा ही मुझे लेकर के जाते थे बोर्ड एग्जाम्स दिलवाने के लिए मेरे। वो तो वैसे घर चले आते थे और फिर जब सेकंड टाइम मतलब जो आने का टाइम होता था वो फिर जाते थे मुझे लेने के लिए। तो ऐसे ही कुछ होता था मेरा, मतलब एग्ज़ाम वीक वाला दिन मेरा कुछ ऐसे ही गया है। और मतलब समझ में ये भी तक नहीं आया कि इतने जल्दी 5 दिन कैसे निकल गए, और वो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त। ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के बाद आई गेस मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था शायद, तो हिंदी के एग्ज़ाम के लिए मैंने सेम रूटीन फॉलो किया। वैसे तो सुबह में मैंने कुछ खा के कुछ खाया नहीं था, तो आते वक्त भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगा हुआ होता था। तो मैं मतलब आने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। और रेस्ट क्या लिया मतलब उसमें तो नींद भी नहीं आती। और सोचो कि आधे घंटे रेस्ट कर लो तो वो भी नहीं होता। आधे घंटे तो छोड़ो, 5 मिनट भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। मतलब दिमाग में वही सवाल हमेशा घूमे रहता था कि नहीं कल तो एग्ज़ाम है तो पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद से फिर डिनर उठने के बाद वही रेस्ट उठने के बाद और डिनर करने के बाद फिर मैं बैठ जाती थी पढ़ने। और मेरे जो पुराने नोट्स थे उनको मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया। उनको रिवीजन करने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब लाइव लेक्चर अटेंड करती थी। वैसे तो मेरा मतलब मैंने पॉलिटिकल साइंस के दिन लाइव लेक्चर देखा था रात में, बट वैसे तो कुछ आया नहीं था एग्ज़ाम में, बट स्टिल मैं हर दिन मतलब लाइव लेक्चर देखती थी। लाइव लेक्चर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं वो लोग वो, बट उसमें उतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस मैच नहीं होते थे, बट स्टिल मैं करके जाती थी। और फिर रात के वही 1 या 2 के अराउंड मतलब सो जाती थी मैं। और फिर मॉर्निंग में उठ के सेम वही मॉर्निंग में जो भी रात को पढ़ा है वो सब कुछ मैं रिवाइज़ वगैरह करती थी। सारा का सारा एग्ज़ाम मतलब भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से चला गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब मैंने पढ़ाई तो किया ही था। पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के वक्त मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। डर इन द सेंस की थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी। और डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि वो लोग मतलब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोर्ड से हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं जो कि क्लास 11 से होते हैं। और तो हम लोग भी NCERT ही फॉलो करते हैं स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, बट स्टिल वो लोग क्लास 11 से क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स वाले और कुछ अदर्स चैप्टर्स के क्वेश्चन वगैरह सारे पूछते हैं वो लोग। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगा था, बट एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद लगा कि नहीं एग्ज़ाम वॉज वेरी वेल एंड सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। और ज्योग्राफी का भी एग्ज़ाम मतलब तो मॉडरेट ही था। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे एग्ज़ाम्स मॉडरेट थे, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस MCQ थे और बाकी सारे रिटन वाले थे। और सारे के सारे 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे और सारा का सारा पेपर 100 मार्क्स का था। जैसे कि आई थिंक CBSE बोर्ड में भी ऐसे ही होता है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 100 मार्क्स, वैसे ही सारे अदर पेपर्स 100 मार्क्स के थे। तो मेरे भी सारे पेपर 100 मार्क्स के थे, जिसमें से 50 MCQ क्वेश्चंस और बाकी सारे रिटन वाले थे।
और ज्योग्राफी में मतलब ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल हुआ था, तो ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क्स थे और थ्योरी के लिए 70 मार्क्स। तो ज्योग्राफी का पेपर 70 मार्क्स का था। तो ऐसे ही मतलब पेपर बहुत मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी। अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपके लिए सारे पेपर ईजी ही लगते हैं और मॉडरेट ही लगते हैं, और जो लोग पढ़ के नहीं जाते उनके लिए तो मतलब टफ ही लगता है। और ये रियलिटी है भाई। अगर मैं भी पढ़ के नहीं जाती तो मैं भी बोलती कि पेपर वॉज रियली टफ एंड ऑल, बट या लकीली मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ही लिया था, तो पेपर मतलब मैंने अच्छे से दे ही दिया है। पेपर मेरा अच्छा ही गया। और हिस्ट्री के पेपर के दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब हिस्ट्री का पेपर जो क्वेश्चंस देखने के बाद लग रहा था कि मैंने इसमें तो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पढ़े, तो बट फिर भी वैसे ही जो भी मेरे दिमाग में जो भी कुछ था, जो भी सारी मेमोरीज थी, उन सबको मैंने अच्छे से लिख दिया उसमें कोऑर्डिनेट, सारे सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट करके मैंने अच्छे से लिख दिया। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने वैसे ही करके दिया था, बट स्टिल टू द पॉइंट था। ऐसा नहीं कि मैंने तुक्का मार दिया और कुछ भी लिख दिया, कोऑर्डिनेट करके आंसर लिखा था, बट वो भी टू द पॉइंट आंसर था। जो उस क्वेश्चंस में पूछ रहे थे वो उस मेरे आंसर्स में इंक्लूडेड था, तो इसलिए मेरे को एक प्लस पॉइंट जाता है मेरे ब्रेन को। मैंने अच्छे से दे भी दिया। वो भी मोस्टली उसके जो थे MCQ क्वेश्चन जो थे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, वो थोड़े से लग रहे थे कि मैंने तो कभी इनको पढ़ा ही नहीं है बुक में से। एंड और कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए थे ज्योग्राफी में रिटन वाले में क्वेश्चंस दिए थे, वो भी थोड़े से अजीब थे, ऊट पटांग टाइप के। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो उनको छोड़ के मैंने दूसरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होता है। फर्स्ट क्वेश्चंस में दे विल गिव यू 30 क्वेश्चंस एंड वी जस्ट हैव टू अटैम्प्ट 15 आई गेस, 15 और 20 है, 15 अटैम्प्ट करना था। तो वैसे ही मैंने अटैम्प्ट किया था 15। आई थिंक CBSE वालों में वो जो MCQ क्वेश्चंस के लिए OMR सीट प्रोवाइड नहीं करते 12th में और 10th में, क्योंकि मैंने भी 10th CBSE से ही दिया था। और हमारे वाले में जो स्टेट बोर्ड का हमारा एग्ज़ाम हुआ था, वो उसमें आपको एक MCQ क्वेश्चन दिए थे, जो 50 MCQ क्वेश्चन थे, तो उसके लिए आपको एक OMR सेट प्रोवाइडेड था, और उसमें 1 to 100 क्वेश्चंस के मार्किंग थे। बट आपको उसमें से जो भी 50 क्वेश्चंस इजी लगे, आपको जो भी आंसर आता है आपको वो करना था। तो मैंने तो 50 क्वेश्चंस किए थे और उसको OMR सेट में करना था। जो बाकी का वो जो होता है आंसर राइटिंग होता है, तो उसको दूसरे वाले कॉपी में लिखना होता है, जो कि वो आंसर बुकलेट होता है, वो प्रोवाइड करते हैं। और इतना हैक्टिक हो जाता है ना, हैक्टिक इन द सेंस कि थोड़ा सा मेसी हो जाता है, कि आपको OMR सीट भी करना है और आपको आंसर वाले सीट में भी करना है, फिर से आपको अटेंडेंस सीट पे भी साइन करना है। तो इसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर लगता है मुझको एग्ज़ाम में। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और एंड डू टेल मी कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम आई होप कि आप सभी का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ ऑलमोस्ट सभी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। CBSE बोर्ड वालों के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म ही हो गए हैं। तो इफ़ यू आर वॉचिंग मी देन डू टेल मी दैट हाउ योर एग्ज़ाम वेंट एंड व्हाट वाज द फीलिंग यू हैड ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम। Was you scared or just nervous because it was your first day? And as you have seen in my thumbnail how my exam week went and what next after class 12th, so here is the thing which I'm going to do after my class 12th. I'm going to appear for the exam of CUET and I have already filled the form, और मैं CUET के लिए एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। And do tell me what you're going to do after class 12th. And yeah, that is it for this video. And if you have watched me till here, then do like, share and subscribe, because yeah, if you are liking, subscribing and giving a positive comment on my channel, then it really motivates me to make more videos. And yes, my next video will be about my strategy for CUET 2025, so stay tuned with me and I'll upload that video in 2 or 3 days. So do like, share and subscribe. मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए bye.